हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्याय। इससे पहले हमने स्वतंत्रता और समानता पे आपसे चर्चा की थी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो न्याय का मतलब जो है वो समाज के कल्याण के साथ व्यक्ति के आचरण का भी समन्वय है। स्टूडेंट, सर्वमान्य का कल्याण न्याय का सार है। समाज और राज्य के जन्म से ही न्याय का प्रश्न सबसे पहले पैदा हुआ। शुरू से लेकर आज तक न्याय वितरण राज्य का सबसे पहला दायित्व बना हुआ है। न्याय के अभाव में समाज और राज्य में अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पाश्चात्य और पूर्वात्य दोनों ही राजनीतिक दर्शन में न्याय की धारणा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और वस्तु स्थिति तो ये भी है कि न्याय न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक चिंतन का भी एक बहुत ही अनिवार्य अंग और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण आधार है। आप सभी को पता है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से शुरू किया जा सकता है। जो न्याय की शुरुआत हुई वो हम प्लेटो की विचारधारा में देख सकते हैं। प्लेटो का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ था रिपब्लिक, उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय क्या था? न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज। ठीक है, रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान दिया गया है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। और साथ ही साथ आपको पता है, इबेनस्टीन लिखते हैं कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। स्टूडेंट, प्लेटो ने न्याय शब्द का जो प्रयोग है वो वैधानिक अर्थ में नहीं बल्कि नैतिक अर्थ में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का जो प्रयोग है वो धर्म यानी कि लौकिक धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। प्लेटो कहता है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। आपको पता है कि प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है। कौन कौन से? व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। वास्तव में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एक कानूनी सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक सिद्धांत के रूप में किया। प्लेटो के समान अरस्तु भी राज्य के लिए न्याय को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से थोड़ा अलग किया। अरस्तु ने न्याय के दो भेद बताए। पहला वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय जिसको आप बोलेंगे, और दूसरा सुधारक न्याय। तो जैसे हम स्टार्ट में आपको जस्टिस हम बता रहे हैं तो हमने शुरुआत से स्टार्ट किया है, जैसे प्लेटो, फिर उसके बाद अरस्तु, और साथ ही साथ जो इसके जो अलग अलग विचारक हैं उन्होंने न्याय संबंधी क्या विचार प्रस्तुत किया। आपके जो नेट के एग्ज़ाम में है इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कभी नॉजिक का न्याय सिद्धांत आ गया, रॉल्स का आ गया, कभी प्लेटो का आ सकता है, कभी अरस्तु का आ सकता है। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके अरस्तु ने न्याय के दो भेद बताए। फिर वितरणात्मक न्याय का क्या मतलब उन्होंने बताया। वितरणात्मक न्याय का ये सिद्धांत है कि राजनीतिक पदों की जो पूर्ति है वो नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार हो। और सुधारक न्याय का कहता है, सुधारक न्याय कहता है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि प्लेटो ने न्याय को किस रूप में देखा? एक नैतिक रूप में देखा। ठीक है, और अरस्तु ने वितरणात्मक और सुधारक न्याय के रूप में देखा। आपको पता है, ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वरीय राज का सर्वप्रमुख तत्व मानते हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि न्याय को ईश्वरीय राज का सर्वप्रमुख तत्व कौन मानता है? तो ऑगस्टाइन है। और उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वो डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। तो ये कोट्स भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। और ऑगस्टाइन ने यह भी कहा है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उनके कर्तव्यों का पालन करने में जिनकी की व्यवस्था मांग करती है। साथ ही साथ थॉमस एक्विनास कानून और न्याय को परंपरा संबंधित मानते हुए न्याय की विवेचना करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, जब ऑगस्टाइन और एक्विनास के बाद मध्य युग और आधुनिक युग के पश्चिमी राजनीतिक चिंतन पर न्याय का विचार व्यक्त किया गया, लेकिन जो पुरानी धारणा है न्याय के लिए और जो आधुनिक संबंध है उन दोनों में क्या है? अंतर है।
स्टूडेंट, प्राचीन युग में जहाँ न्याय की नैतिक दृष्टि से विवेचना की गई, वहीं मध्य युग के अंत और आधुनिक युग में न्याय की कानूनी दृष्टि से विवेचना की गई है, जिसको हम लोग विस्तार से आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के विषय में बात करते हैं, ठीक है, तो भारत के पुराने राजनीतिक चिंतन में न्याय को ज़्यादा महत्व दिया गया। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, सोमदेव, इन सभी के द्वारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतकों की विशेषता यही रही है कि प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी धारणा को उन्होंने अपना लिया था जिसे पश्चिम के राजनीतिक चिंतक आधुनिक युग में ही अपना सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मनु और कौटिल्य के विचारों का उल्लेख वो जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनु की जो दूरदृष्टि है वो इस बात में है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी विवादों की वो दो श्रेणियां बतला दी जिन्हें आज दीवानी और फौजदारी की संज्ञा दी जाती है। स्टूडेंट, मनु ने न्याय की निष्पक्षता और सत्यता पर ज़्यादा जोर दिया। एक स्थान पर वो ये भी लिखते हैं कि जिस सभा यानी कि न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट, कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका ये मानना है कि राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता। जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वो बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता और उसके अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और असामाजिक तत्वों और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो वो दो प्रकार के न्यायालय कौन से हैं? धर्म स्थेय और कंटक शोधन। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। तो कौटिल्य जो है अपने अर्थशास्त्र में दो तरीके के न्यायालय का उल्लेख करते हैं, धर्म स्थेय और कंटक शोधन। ठीक है, और जिन्हें वर्तमान समय में दीवानी और फौजदारी न्यायालय के लगभग समान कहा जा सकता है। उनके द्वारा न्यायिक संगठन और प्रक्रिया का भी विशद वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि न्याय के विषय में प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन, मनु, कौटिल्य, इन सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस की। लेकिन स्टूडेंट, उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारी हमारे स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो हाउस वाइफ हैं और वो पढ़ना भी चाहती हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं हो पा रहा है कि आप कोचिंग तक जा सकें, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आसपास कोचिंग जैसी सुविधाएँ नहीं है या फिर कोई गाइडेंस नहीं है। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम घर बैठे आपकी ऑफलाइन क्लास करवाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई और स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको आप तक मंजिल तक आपको पहुंचाया जा सके। हमने अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें और अपने नेट की जो तैयारी है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम न्याय की धारणा पे, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पे हम आते हैं। तो जो न्याय है वो समाज दर्शन की एक बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन का शुरुआत से ही विचार होता रहा है। सामाजिक चिंतन पर शुरू से ही सब लोग विचार करते रहे। इतिहास में न्याय के बहुत अलग अलग तरीक़ों से व्याख्या भी की गई। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का पर्याय माना जाता रहा, तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्मों के कार्यों का फल कहा गया, और कभी कभी जैसे आप देखते हैं कि अब आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ जो है वो सामाजिक जीवन की वो व्यवस्था कही जाती है जिसमें लोगों के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। तो स्वभाव से हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आचरण करता है, पर जो उसका आचरण है वो न्यायपूर्ण तभी समझा जा सकता है जब उसका आचरण समाज को भी कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाने वाला हो। ऐसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। उस व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग अलग कल्याण से भिन्न हो, बहुमत तक के कल्याण से भिन्न हो। न्याय की धारणा के दो आधार माने गए, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से अब हम बात करते हैं न्याय के जो हैं अलग अलग रूप कौन कौन से हैं, न्याय के जो प्रकार कौन कौन से हैं।
ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, सालमंड जो है, सालमंड का न्याय आपके इसमें आ सकता है। तो सालमंड के अनुसार न्याय के जो है 4 प्रकार बताए गए हैं, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। सालमंड के अनुसार ये विधि शास्त्र के बहुत ही विशिष्ट विद्वान माने गए हैं। तो इन्होंने 4 तरीके का न्याय बताया, प्राकृतिक और नैतिक न्याय, वैधानिक न्याय, सार्वजनिक न्याय और निजी न्याय। तो इस तरीके से सालमंड के 4 न्याय हैं, ठीक है। प्राकृतिक या इसे नैतिक न्याय कहा गया, वैधानिक न्याय कहा गया, सार्वजनिक न्याय कहा गया और निजी न्याय भी कहा गया। चलिए अब बात करते हैं न्याय के रूप की। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नैतिक न्याय की। तो नैतिक न्याय जो है, परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। तो नैतिक न्याय के अंतर्गत कुछ बातों को शामिल किया जाता है, जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना, वचन पालन करना, उदारता, दान का परिचय देना और बहुत सारी चीज़ें हैं। नैतिक न्याय और नैतिकता परस्पर संबंधित होते हुए भी इनमें कुछ भेद होता है और नैतिकता नैतिक न्याय की तुलना में निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। चलिए अब हम बात करते हैं कानूनी न्याय की। तो राज्य के उद्देश्यों में न्याय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में सभी कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में सभी नियम और कानूनी व्यवहार शामिल हैं जिनका अनुसरण भी किया जाना चाहिए। इस तरीके से कानूनी न्याय की धारणा 2 अर्थों में प्रयोग की जाती है, कानून का निर्माण और कानून को लागू करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राज व्यवस्था का जो प्रभाव है वह समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता ही है। इसलिए सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर मिलने चाहिए कि वो राज व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सकें और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ मिल सके। यही राजनीतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद ना माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के पूरे अवसर प्रदान किए जाएं। और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की धारणा में ये बात भी है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों के द्वारा मार्क्सवाद या समाजवाद के अन्य किसी रूप को अपना लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक न्याय की। तो आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का मतलब पूर्ण रूप से आर्थिक समानता से लेते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी मानी व्यक्तियों के जरिए अन्य लोगों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। इसमें ये बात भी शामिल है कि पहले समाज में सभी लोगों की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं या विलासिताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। स्टूडेंट, आर्थिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। अगर हम न्याय की बात कर रहे हैं तो अर्नाल्ड ब्रैचेट के न्याय की कॉन्सेप्ट को भी आप ज़रूर समझें, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऐसे तो आप अगर देखें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है, हम एक छोटे से वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत ही विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, आप इसके विषय में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करें और आप हमसे स्टडी मटेरियल्स भी ले सकते हैं।
चलिए अब अर्नोल्ड ब्रैनचेट के न्याय की धारणा की बात करते हैं। तो अर्नोल्ड ब्रैनचेट ने अपनी बुक पॉलिटिकल थ्योरी में न्याय के सिद्धांत की विवेचना की और उन्होंने कहा कि न्याय की धारणा वांछित स्थिति के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और ये तो एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें कई तल होते हैं। न्याय के संबंध में हमारी धारणा या तो सभ्य जीवन की परंपरागत संस्थाओं पर आधारित होती है या वो परंपरागत संस्थाओं से आगे बढ़ जाती है। तो पहली स्थिति में उसे परंपरागत न्याय और दूसरी स्थिति में उसे अपरंपरागत न्याय कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि न्याय की सार्वलौकिक और स्थिर आधार तत्व क्या है। ठीक है, तो न्याय क्या है? ये बहुत कुछ सीमा तक व्यक्ति के अपने विश्वास और अपनी धारणा पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो न्याय की सभी धारणाओं में विद्यमान है और जिन्हें न्याय के आधार तत्व कहा जा सकता है। स्टूडेंट ब्रैनचेट, ये बुक्स भी आप नोट कर लीजिएगा, बुक्स भी आपके आते हैं एग्ज़ाम में। ब्रैनचेट की जो बुक थी पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें इन आधार तत्वों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि अगर हम न्याय के स्थिर आधार तत्व की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सत्य, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने बताया मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता। तीसरा उन्होंने तत्व बताया कि कानून के समक्ष समानता या समानता का व्यवहार। चौथा उन्होंने बताया स्वतंत्रता और पांचवा उन्होंने बताया प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। तो ये तो जो थे आपके ब्रैनचेट, उन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल थ्योरी में इन आधार तत्वों का उल्लेख किया, ठीक है, जिसमें सत्य, मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता, कानून के समक्ष समानता या समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता और प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में अपने पढ़े स्वतंत्रता, समानता और न्याय, तो अब इनके बीच स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बीच जो संबंध है उस पर हम एक नज़र ज़रूर डालेंगे। देखिए, न्याय एक जटिल और विविध पक्षों वाली अवधारणा है। आपको पता है उदारवाद, रूढ़िवाद, मार्क्सवाद और सुधारवाद, इन सभी नज़रों से न्याय पर विचार किया जाता है और हर विचारधारा उसकी एक नई व्याख्या प्रस्तुत करती है। स्टूडेंट, स्वतंत्रता और समानता दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण स्थिति को पाना है और इसी दृष्टि से स्वतंत्रता और समानता को न्याय का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन किसी विशेष स्थिति में इन दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। इस बात की भी संभावना है कि स्वतंत्रता के ही विविध पक्षों के बीच किसी तरीके से संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी हर स्थिति में संघर्ष के समाधान का जो कार्य है वो न्याय की अवधारणा के आधार पर ही किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अर्नेस्ट बार्कर ने इस विषय में लिखा कि न्याय ही वो अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता और समानता और इन दोनों के बीच विविध दावों के बीच तालमेल उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और न्याय के परस्पर संबंध को हम समझ सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं। इसी विषय में आपके जो प्रोफेसर बार्कर हैं उन्होंने बताया कि न्याय का सिद्धांत न केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच ही समन्वय पैदा करता है बल्कि विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने का भी एक साधन है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने बात की स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बीच जो संबंध है उसके विषय में। स्टूडेंट, टाइम कम है और कंटेंट आपके बहुत ज़्यादा हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकें। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम न्याय की बात कर रहे हैं तो नॉजिक का जो न्याय सिद्धांत है वो हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और न्याय के जैसे कि आपको नॉजिक का जो न्याय सिद्धांत है नॉजिक का, तो रॉबर्ट नॉजिक जो है उनकी एक बुक थी एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, अराजकता, राज और कल्पना लोक। इसके अंतर्गत न्याय को उन्होंने दो तरीके से, न्याय के जो दो तरह के सिद्धांत हैं उसमें उन्होंने अंतर किया। एक तरफ न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत हैं तो दूसरी तरफ साध्यमूलक सिद्धांत। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि न्याय के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो एक तो हो गया आपका
ऐतिहासिक सिद्धांत और दूसरा हो गया साध्यमूलक सिद्धांत। तो ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार लोगों के अतीत परिस्थितियों और अतीत कार्यों के आधार पर उनके वर्तमान अधिकार अलग अलग हो सकते हैं। और इसके उल्टा जो आपका साध्यमूलक सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या होता है कि लोगों के अधिकार किसी विशेष लक्ष्यों को पाने के उद्देश्य से निर्धारित करने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि उपयोगितावाद। ठीक है, उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद एक साध्यमूलक सिद्धांत है जो ज़्यादातर लोगों के अधिकतम सुख के लक्ष्यों को अधिकारों का उपयुक्त आधार मानता है। ठीक है, तो नॉजिक ने इस सिद्धांत की आलोचना की। खुद नॉजिक ने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु माना है। इनके अनुसार अगर वैयक्तिक संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था अतीत के उचित अभिग्रहण या हस्तांतरण का परिणाम है, यानी कि इसमें छल या बल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसे न्यायपूर्ण मान लेना चाहिए। लेकिन अगर अतीत में संपत्ति के अनुसार अभिग्रहण के कारण कोई अन्याय हुआ है तो उसका परिष्कार उचित होगा। तो इस प्रक्रिया को नॉजिक ने परिष्कार का सिद्धांत कहा है। तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि परिष्कार का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके नॉजिक ने दिया। इसको अगर डेफिनेशन देके आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप तब भी बता सकते हैं कि ये नॉजिक का है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉजिक ने परिष्कार का सिद्धांत इसे कहा। नॉजिक ने अपने सिद्धांत को न्याय का आधिकारिकता सिद्धांत कहा। ठीक है, नॉजिक के न्याय के सिद्धांत को आधिकारिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है और इसमें ये मानकर चलते हैं कि प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। फिर विभिन्न मनुष्य अपनी अपनी प्रतिभा और कोशिशों से सामाजिक उत्पादन में भिन्न योगदान करते हैं, इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न पुरस्कार भी प्राप्त होना स्वाभाविक है। अब और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नॉजिक के न्याय सिद्धांत में आपको देखने को मिलेगी कि नॉजिक ने आधिकारिकता सिद्धांत के जो प्रकार बताए हैं वो कौन से हैं, ये भी आप जान लीजिए, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने 3 प्रकार बताए, तो ऑप्शन में आपके 3 आ जाए, एक और अलग से आ सकता है, या फिर ये तीनों आके फिर हो जाए ये सभी। तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर याद करिएगा। नॉजिक के आधिकारिकता सिद्धांत के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, दूसरा है मूलतः न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत और तीसरा है अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। अब हमने अगर नॉजिक के न्याय सिद्धांत की बात की है तो हम जॉन रॉल्स को नहीं छोड़ सकते हैं, बट अगर ये बहुत ही विस्तार में है, अभी बहुत सारे विचारक हैं आपके जिनके न्याय के सिद्धांत की बात आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की। तो आप सभी को पता है इनकी जो चर्चित पुस्तक थी, इनकी जो रचना थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें इन्होंने जॉन रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने जो है न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया और रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करते समय एक तरफ कांट से विवेकवाद को लिया कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है, तो दूसरी तरफ लॉक से प्राकृतिक अवस्था और समझौते की प्रक्रिया को लिया। ठीक है, तो रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं हैं अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां, अवसर, आय और संपदा और आत्मसम्मान। न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए रॉल्स एक विशेष तर्क प्रणाली का सहारा लेते हैं। इसमें रॉल्स कल्पना करते हैं कि अगर व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से परे हटा दिया जाए और उन्हें समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से दूर कर दिया जाए, पर उन्हें विवेक लाभ हानि का छोटा मोटा ज्ञान अवश्य हो। ऐसी स्थिति को रॉल्स प्राकृतिक अवस्था के स्थान पर मूल स्थिति की संज्ञा देते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय में वॉल्जर के सिद्धांत के। स्टूडेंट बहुत ही विस्तार में है आपका ये टॉपिक। तो वॉल्जर ने अपनी जो इनकी बुक थी स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, उसमें ये विचार रखा कि न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता। न्याय के नियम निर्धारण करने के लिए ये देखना चाहिए कि ये नियम किस समुदाय विशेष के लिए अपेक्षित हैं, उनमें कौन कौन से मूल और मान्यताएं प्रचलित हैं, उसके सदस्य अपने संगठन और अपने सहचरों से क्या आशाएं करते हैं। इसके बाद सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक वस्तुओं के वितरण के लिए भिन्न भिन्न मापदंड निर्धारित करने होंगे। ठीक है
स्टूडेंट मैंने कोशिश की है आपको इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता सकूं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। और आप सभी लोग अपनी तैयारी रेगुलर करते रहिएगा। आप हमारी ऑफ़लाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं उन सभी गर्ल्स से कहना चाहती हूँ जो घर पे हैं, अपने घर को संभालती हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहती हैं, वो नेट की तैयारी करना चाहती हैं, तो घर बैठे हमारी ऑफ़लाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। एक बार कोशिश करें अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने समय को व्यवस्थित करने की। हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।